बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज मैं एमएससी मैथमेटिक्स और बीएस मैथमेटिक्स में एक पेपर जो पढ़ाया जाता है इंटीग्रल इक्वेशंस, उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और बाकी इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें इनकी फॉर्मेशन और इनकी कैलकुलेशन वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये एक मुकम्मल इंटीग्रल इक्वेशन का जो कोर्स होगा उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। ये जो सब्जेक्ट है इंटीग्रल इक्वेशन, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन से आप यू आर ऑल वेल वर्स्ड विद व्हाट इज इक्वेशन इन मैथमेटिक्स और इसके यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो अब इक्वेशंस डिफरेंशियल भी हो सकती हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, और इक्वेशन जो है वो इंटीग्रल भी हो सकती हैं। तो अब हम इंटीग्रल इक्वेशंस को इन जनरल अगर इसके वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल साइन इन्वॉल्व हो जाएगा वो इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही बात हाईलाइट की जाएगी। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व एन अननोन फंक्शन अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंटीग्रल साइन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व एन अननोन फंक्शन अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसको इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो इन जनरल लिखा हुआ है कि g ऑफ s इज इक्वल टू लिमिट है a टू b k ऑफ s t g t dt, इक्वेशन नंबर 1। g ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ s प्लस a टू b k ऑफ s t g t dt, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब थोड़ा सा इन वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए एस और टी वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल आप लोग जानते हैं कि वेरी कर सकते होते हैं, लिहाजा हो सकता है ये आपको एस टी की बजाय एग्जाम में एक्स वाई दिए हुए हों, कुछ भी यहाँ पे एज अ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। तो ये जी ऑफ एस विच इज इक्वल टू ए टू बी के एस ऑफ टी जी टी डी टी, इसको अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो t है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू t हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये लिमिट्स पे t की जगह पे आ जाएंगी। लिमिट्स जो है वो उस वेरिएबल की जगह पे आ जाया करती हैं, अपर और लोअर लिमिट आप जानते हैं ये चीज। तो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम t, उसमें t नहीं होगा क्योंकि उसकी जगह पे तो हमने अपर और लोअर लिमिट जो है वो लिख दी होगी। तो जो फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ s की फॉर्म में होगा। सो g ऑफ s इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब यह है कि सारी राइट साइड को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर s की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे लिखा हुआ जो है इसमें और ऊपर वाले में फर्क इस f ऑफ s का है। ये जब हम डिटेल में जाएंगे इसकी टाइप्स और उनमें डिफरेंशिएट करेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या नाम है, तो उसमें ज्यादा वाज़ेह तरीके से ये। अब जो नीचे वाली है इसका ऊपर वाले से डिफरेंस जस्ट इस एक एडिशनल फंक्शन का है f ऑफ s। तो ये जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशंस और इसकी टाइप्स क्या होती हैं तो उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। आर इंटीग्रल इक्वेशन, ये जो दोनों हैं दिस आर द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वेयर g ऑफ s इज अननोन फंक्शन। g of s is unknown function while all other functions are known। यहाँ जो वैल्यूज दी गई होंगी वो नोन फंक्शंस होंगे। जैसे ये g of s में s की जगह पे t रिप्लेस करने से g of t बन जाएगा, ये वाला जो है। अब एग्जांपल ये आ गई कि g of s इज इक्वल टू 2 प्लस s, ये यहाँ s वाला फंक्शन होगा जैसे 2 प्लस आ गया। उसके बाद t माइनस s, यानी ये जो k ऑफ s t है इसका मतलब है कि यहाँ पे एक रकम एक फंक्शन होगा s और t का, देन g ऑफ t dt। आप इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करें तो ये f ऑफ s बन जाता है 2 प्लस s। k ऑफ s t का मतलब हो गया जैसे t माइनस s, सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली हुई है। लिमिट्स कुछ भी हो सकती हैं दैट विल
बी गिवन इन योर क्वेश्चन, तो इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जी ऑफ टी डी टी ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अब स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटीग्रल इक्वेशन में जो अननोन फंक्शन है हमने उस पर कंसंट्रेट करना है, या हमारी जो इंटरेस्ट है या जो हमारा फोकस है वो अननोन फंक्शन पे होता है। और अननोन फंक्शन है यहाँ पे जी ऑफ टी, दिस इज अननोन फंक्शन, साथ डी टी तो इंटीग्रल साइन की वजह से आ रहा है ना, तो जी ऑफ टी अननोन फंक्शन है। अब अननोन फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स, इंटीग्रल इक्वेशन की मुख्तलिफ टाइप्स को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट इसकी एग्जांपल या इसकी टाइप है वह लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, कि कोई इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो लीनियर कब होगी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। जैसा आप लोग जानते हैं कि आम सिंपल हम कहते हैं कि अगर x + 4 = 5 है तो अननोन जो होता है यानी जो वेरिएबल होता है इसकी ये पावर डिसाइड किया करती है कि ये जो है इसकी डिग्री डिसाइड करती है कि ये कौन सी इक्वेशन है। जैसे पावर या डिग्री 1 हो तो हम इसको कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सो अननोन फंक्शन डिसाइड करता है। यहाँ पे अननोन फंक्शन क्या है, जी ऑफ टी। अब जी ऑफ टी की पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और पावर 1 लिखी नहीं जाती। An equation is a linear integral equation if unknown function कौन सा है, g of t appears linearly, वो सिर्फ पावर 1 में दिया गया हो, इन अदर वर्ड्स उसकी कोई पावर नहीं दी गई होती। एज इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो अननोन फंक्शन है ये इसकी कोई पावर नहीं है, तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। काउंटर एग्जांपल में मैं क्या कह सकता हूं, लाइक दिस, कि अगर मैं इसको लिखूं कि g of s इज इक्वल टू f of s a to b k of s t gt का स्क्वायर कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। f of s a to b k of s t g of t, यहां पे g of t की पावर नहीं है मतलब 1 है तो ये लीनियर है। यहां मैंने क्या कर दिया, इसकी पावर 2 कर दी है, तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। तो ये अब आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रल इक्वेशन की जो टाइप्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो जो एक तो ये नोटेशन नोट करें कि हर दफा आई ई से मतलब इंटीग्रल इक्वेशन लिया जाएगा, पूरा वर्ड में नहीं लिखूंगा। आप जहां भी आई होगा दैट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। तो फर्स्ट आ जाता है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों ही फिक्स्ड हों, यानी दोनों में से कोई एक भी वेरिएबल ना हो। An integral equation in which both upper and lower limits, upper limit भी और lower limit भी are fixed is called Fredholm integral equation. Upper और lower limits fixed, जैसे ये h of s, g of s, ये जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, h of s भी इसमें लिखा जाता है। f of s plus lambda times a to b k of s t g t dt, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो गई है, which you have to notice only whether the upper and lower limit are fixed or not। तो यहाँ पे a और b जो हैं ये फिक्स नंबर हैं, लिहाजा ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जांपल हो जाएगी। अब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन 3 टाइप्स की होती हैं, 1, 2 और 3 टाइप्स ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती हैं। तो इसको देखते हैं। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की जो टाइप्स हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड होगी। इसको गौर से सुनना है आप लोगों ने। ये सारा डिपेंड करेगा ऑन दिस फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय h of s। फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में ये जो h of s है ये 0 होगा। इफ
इन अ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। जब एच ऑफ एस को मैं 0 कर दूंगा इसका मतलब ये लेफ्ट साइड तो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ये बन जाएगी एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा टाइम्स a to b k of s t g t dt is equal to 0। so ये जनरल फॉर्म ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, उसमें अगर हम h of s को 0 ले लेते हैं तो वो फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाती है। सेकंड काइंड में h of s इज इक्वल टू 1 होगा। अगेन ये जो फैक्टर है h of s, इसको 1 ले लिया तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा g of s प्लस इज इक्वल टू f of s लैम्डा टाइम्स ये सारा जो हमने स्टार्ट पे जनरल इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म ली थी वो वाली आ जाएगी। ये सेकंड काइंड होगी। फर्स्ट में h ऑफ s 0, सेकंड में h ऑफ s 1। अब थर्ड काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन वो होती है जो ना फर्स्ट काइंड और ना ही सेकंड काइंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यानी फर्स्ट काइंड में h ऑफ s 0 होता था, सेकंड काइंड में h ऑफ s 1 होता है। तो एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन if it is not of first or second kind neither h of s is equal to 0 nor h of s is equal to 1, तो ये थर्ड काइंड आ जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो है ये आगे फर्दर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिवाइड होती है। अगर आप सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन समझ गए हो तो ये इसकी जनरल फॉर्म थी h g of s is equal to f of s lambda times a to b k s t g t dt। अब मैं इस f of s को अगर 0 पुट कर दूं यानी ये फैक्टर ही खत्म हो जाए तो g of s is equal to lambda times a to b k of s t g t में रह जाएगा। तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। सो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन वो होती है जो पहले तो सेकंड काइंड हो और फिर उसमें ये f ऑफ s जो है ये इक्वल टू 0 होगा। सो ये सब टाइप्स ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन अपर और लोअर लिमिट फिक्स्ड, फर्स्ट काइंड h ऑफ s 0, सेकंड काइंड h ऑफ s 1, थर्ड काइंड दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो। सेकंड काइंड होमोजीनियस कब होगी जब f ऑफ s इज इक्वल टू 0 आ जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जिसको मैं डिनोट करूंगा वी आई इक्वेशन से, ये आप इसका एब्रीविएशन भी समझ लें। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो है ये इंटीग्रल इक्वेशन की वो टाइप होती है जिसमें जो अपर लिमिट है वो वेरिएबल होती है और लोअर लिमिट फिक्स्ड होती है। हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि जिसमें अपर और लोअर दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स्ड होती हैं और वोल्टेरा में अपर लिमिट वेरिएबल होगी, नीचे वाली फिक्स होगी। एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स्ड but upper limit of is variable। ये upper limit should be a variable जबकि lower limit definitely फिर fixed हो जाएगी। इसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म ये आ जाएगी h of s g of s is equal to f of s plus lambda times a to b k of s t g t dt। ये आपने नोट करना है, लोअर लिमिट फिक्स रखी है और अपर लिमिट जो है ये वेरिएबल बनानी है। अब काइंड्स आ जाती है इसकी भी, काइंड्स ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस क्या आती हैं। तो ये भी तीन टाइप्स की या थ्री काइंड्स होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड एंड सिमिलर टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। जो इनको डिफरेंशिएट करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड को वो h ऑफ s होगा। इफ h ऑफ s इज इक्वल टू 0 देन दिस इज ऑफ फर्स्ट टाइप। इफ h ऑफ s इज इक्वल टू 1 तो फिर लेफ्ट साइड पे g ऑफ s ही बच जाएगा। तो ये सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। और अगेन सेकंड काइंड जो है वो होमोजीनियस हो जाएगी इफ f ऑफ s ये वाला जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा। इसमें थर्ड काइंड सिमिलर टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की अगर वो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों कंडीशंस को ना तो h ऑफ s
नॉट इक्वल टू 0 हो, ना एच ऑफ एस नॉट इक्वल टू 1 हो, तो ये थर्ड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। सो इसके साथ ये जो इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन उसकी काइंड, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन उसकी काइंड, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने इस लेक्चर में सम अप करने की कोशिश की है। आप इनको डिटेल में जाके पढ़ें और जो जो क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।